नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? हम लोग की क्रॉनिकल मैगज़ीन चल रही थी। इसमें हम लोगों ने नेशनल देखा, उसके बाद हम लोगों ने इंटरनेशनल देखा, उसके बाद हम लोगों ने साइंस एंड टेक को देखा। आज हम लोग इन्वायरमेंट को देखने जा रहे हैं। एक तरीके से ये हम लोग का पार्ट 4 है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि करंट अफेयर का मतलब सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं होता, इसके साथ सिक्स 360 डिग्री में हमें देखना होता है। मतलब करंट अफेयर से हमें अपने स्टैटिक के पार्ट भी निकालने होते हैं। मतलब जो भी करंट अफेयर हैं इस अक्टूबर महीने से हम लोग कितना करंट तैयार कर सकते हैं, ठीक, और कितना अपना जीएस का पार्ट तैयार कर सकते हैं इसी टॉपिक से। बात समझ में आ रही है? तो करंट प्लस स्टैटिक हमको लेके चलना होता है। अगर हमें सिर्फ करंट पढ़ाना होता तो मात्र 2 से 3 घंटे में हम लोग ये पूरे मैगजीन को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग करंट अफेयर प्लस जीएस का पार्ट लेके चलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं। आज का पहला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है? वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 भारत का 9वां स्थान है। बात समझ आ रही है? 23 अक्टूबर 2025 को बाली, इंडोनेशिया में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन FRA 2025 रिपोर्ट में भारत को कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 9वां स्थान मिला है। ठीक, एक पॉइंट ये याद रखिएगा। अच्छा, भारत की जो स्थिति है, कुल वन क्षेत्र लगभग 72.73 मिलियन हेक्टेयर, ठीक, पिछले आकलन में 10वें स्थान से सुधार हुआ है। मतलब पिछले साल 10 स्थान पे थे, अब क्या है, 9वें स्थान पर है। बात समझ आ रही है? कहाँ हुआ था? बाली, इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक। अच्छा, भारत जो है, भारत वन क्षेत्र वृद्धि में, किसमें? वन क्षेत्र वृद्धि में विश्व में 3रे स्थान पर है। देखिए, भारत जो है वो वन क्षेत्र वृद्धि में 3रे स्थान पर है और भारत के को कुल वन क्षेत्र में के मामले में 9वें स्थान पर है। बात समझ आ रही है ना? मतलब कुल वन क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो 9वां स्थान है, और हम भारत में वन क्षेत्र अगर वृद्धि की बात करें, वृद्धि की, तो 3रे स्थान पर है। बात समझ आ रही है? इसमें एक टर्म आया है, इसका नाम है एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री। पहले हम लोग समझते हैं कि ये एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, हम लोग के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इसमें एक पॉइंट और आया था हम लोग के लिए, FAO, हम लोग को इसको ही पढ़ना है। देखिए, यह है क्या? FAO खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। कहाँ होती है? कनाडा में होती है। कनाडा के क्यूबेक शहर में होती है। याद रहेगा कि FAO, ठीक, की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को, कनाडा में होती है, कनाडा के क्यूबेक शहर में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में है। ठीक, ये चीज़ बेसिक इसके बारे में हम लोग को ये याद हो गया। अगर क्वेश्चन बनाएगा तो हम उसको आराम से कर लेंगे। दूसरा क्या था? एग्रो फॉरेस्ट्री, इसको बोलते हैं कृषि वानिकी। ये क्या होता है? यह एक भूमि प्रबंधन की विधि है। क्या है? भूमि प्रबंधन की एक विधि है जिसमें फसलों और पशुधन के साथ साथ पेड़ों और झाड़ियों को भी एकीकृत शामिल किया जाता है। बात समझ आ रही है? जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, ये क्या है? एक भूमि प्रबंधन विधि है जिसमें फसलों को और पशुधन के साथ साथ हम लोग पेड़ों और झाड़ियों को भी एकीकृत या इनके साथ लगाते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, इससे फायदा क्या है? मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होता है। जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होता है। कटाव में कमी आती है। अच्छा, जैव विविधता में वृद्धि होती है और बहुत से कारण है। बात समझ आ गई? तो हम लोगों ने इस करंट अफेयर से अपने 2 पॉइंट निकाल लिए। कौन कौन से? एग्रो फॉरेस्ट्री और FAO। बात समझ आ रही है ना? देखिए, करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ा जाता है। देखिए, है क्या? भारत और इंडोनेशिया मिलकर 70% की हिस्सेदारी रखते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में।
ठीक, एग्रो फॉरेस्ट्री में भारत और इंडोनेशिया मिलकर 70% की हिस्सेदारी रखते हैं। केवल भारत में 12.87 मिलियन हेक्टेयर भूमि एग्रो फॉरेस्ट्री है। बेहद इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। केवल भारत में 12.87 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वो एग्रो फॉरेस्ट्री है के अंतर्गत आती है। ठीक, अच्छा, विश्व के जो वन है लगभग 4.4 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। कितने क्षेत्र में? 4.4 बिलियन हेक्टेयर में। जो कुल भूमि का 1/3 है, जो कुल भूमि का कितने हैं? 1/3 है, याद रहेगा ना। ठीक, अच्छा, अगर शीर्ष देश की बात करें तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? रूस में। रूस का स्थान क्या है? प्रथम स्थान है। उसके बाद ब्राजील आएगा, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन। बात समझ आ रही है ना। शीर्ष देशों की अगर हम लोग बात करेंगे तो रूस पहले स्थान पे, फिर ब्राजील, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन। याद रहेगा। तो हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा, इसमें हमने करंट को भी देखा, प्लस हमने अपना स्टैटिक पार्ट को भी कवर कर लिया। आगे देखते हैं। 2035 तक सतत ईंधन उपयोग में 4 गुना वृद्धि का आईईए का अनुमान है। आईईए क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। बात समझ में आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट है ये डिलीवरिंग सस्टेनेबल फ्यूल पाथवे टू 2035 जारी किया, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान और घोषित नीतियों में व निवेश प्रोत्साहन के आधार पर 2035 तक वैश्विक सतत ईंधन उपयोग जो है 4 गुना बढ़ सकता है, बढ़ेगा, बोल रहे सकता है। हमने बोला कि जब भी कैन बी, कैन, मे आता है वो 80% तक आपका राइट होता है। ठीक, अच्छा, ईंधन और ईंधन के प्रकार और वर्तमान योगदान क्या है? देखिए, सतत ईंधन में बायोफ्यूल, बायोगैस, लो एमिशन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आधारित सिंथेटिक ईंधन शामिल है। ठीक, अब देखिए इसमें टर्म आया हम लोग का सतत ईंधन, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए है क्या सतत ईंधन? है क्या? नवीकरणीय सामग्री से बने ईंधन, नवीकरणीय सामग्री से बने ईंधन है जो जीवाश्म ईंधन का विकल्प है। ये जो सतत ईंधन है ये क्या है? ये जीवाश्म ईंधन का विकल्प है, ठीक है, के रूप में काम करते हैं और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं। बात समझ आ रही है। जो सतत ईंधन है ये क्या है? ये जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में है। अच्छा, ये जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। जो जीवाश्म ईंधन है ना, ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। पृथ्वी के अंदर लाखों वर्षों तक मृदा, पेड़ पौधे और जानवरों का मृदा, बालू और चट्टानों के परतों के बीच दबे रहने के कारण जो पदार्थ बनते हैं उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मतलब लाखों वर्षों तक पेड़ पौधे, जानवरों की जो जीवाश्म है वो मृदा में, बालू में, चट्टानों के बीच के परतों में दबे रहने के कारण जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बात समझ आ रही है। बड़े पेड़ पौधों से कोयला बनता है तथा छोटे छोटे पौधों से पेट्रोलियम बनता है। बात समझ आ गई कि जीवाश्म ईंधन क्या है, सतत ईंधन क्या है। जो ये सस्टेनेबल एनर्जी है ये जीवाश्म ईंधन का विकल्प है। बात समझ आ रही है। देखिए जीवाश्म ईंधन एक ना एक दिन, देखिए पेट्रोल और कोयला सब जानता है एक ना एक दिन इसको खत्म होना ही होना है। तो हमें किसी ऐसे चीज पे स्विच करना है जिसको हम लोग आसानी से बना सकें। बात समझ आ रही है। उसमें एक पॉइंट आया था हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1973-74 में। 1973-74 में तेल संकट आया था। तो तेल संकट के दौरान 1973-74 के तेल संकट के दौरान जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की स्थापना हुई थी। ठीक, कहाँ पे हुई थी? पेरिस में हुई थी। अच्छा, पेरिस में ये क्या है? ये अंतर सरकारी स्वायत्त संगठन है। क्या है? अंतर सरकारी स्वायत्त संगठन है। बात समझ आ रही है। आईईए अपने 32 मेंबर देशों के साथ साथ गैर मेंबर जैसे भारत, रूस,
चीन को ऊर्जा नीति पर सलाह भी देता है। तो आईईए के कितने मेंबर हैं? 32 मेंबर हैं। बात समझ आ रही है? भारत, चीन, रूस क्या सब सहभागिता है, इनके मेंबर नहीं है, बट आईईए जो है इनको भी सलाह देता है। बात समझ आ रही है? तो हम लोगों ने इस टॉपिक से अपने करंट को भी तैयार कर लिया और अपने स्टैटिक पार्ट को भी तैयार कर लिया। वर्तमान स्थिति क्या है? तरल बायोफ्यूल वैश्विक परिवहन ऊर्जा मांग का 4% पूरा करता है। बात समझ आ रही है? जो तरल बायोफ्यूल है वो वैश्विक परिवहन ऊर्जा मांग का 4% पूरा करता है। और बायोगैस और हाइड्रोजन अभी क्या है? अभी प्रारंभिक चरण में है, अभी उनका पहला फेज है। ठीक है, जो बायोगैस है और जो हाइड्रोजन है अभी इनका प्रारंभिक चरण में है। बात समझ आ रही है? अच्छा, तरल बायोफ्यूल उपयोग का लगभग 80% ग्रीन हाउस गैस मानकों के अंतर्गत है। तरल बायोफ्यूल उपयोग का लगभग 80% ग्रीन हाउस गैस मानकों के अंतर्गत है। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक पॉइंट यहाँ देखिए, सड़क परिवहन का 10%, विमानन का 15% और शिपिंग का लगभग 35% ईंधन मांग सतत ईंधन पूरी कर सकता है। ठीक, तो सतत ईंधन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे है? शिपिंग पे है। देखिए, स्टेटमेंट कुछ भी बना सकता है, अपने को बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि सबसे ज़्यादा मांग सतत ईंधन का कहाँ पर है? शिपिंग एरिया में है, उसके बाद विमानन में है, उसके बाद सड़क परिवहन में है। अगर इसका क्रम लगाने के लिए भी आ गया तो पहले शिपिंग मारेंगे, फिर विमानन आएगा, फिर सड़क परिवहन आएगा। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बारन वापारा वन्य जीव अभ्यारण्य के में काले हिरण का पुनर्जीवन हुआ है। अच्छा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के बारन वापारा वन्य जीव अभ्यारण्य के में स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुके हैं। काले हिरणों की संख्या को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है। पहला पॉइंट तो यही बनता है हम लोग का कि जो बारन वापारा वन्य जीव अभ्यारण्य वो है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ये याद कर लीजिए कि जो बारन वापारा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये छत्तीसगढ़ में किससे संबंध है? काले हिरण संबंध है। ठीक, वर्ष 2021 से 2026 के 5 वर्षीय कार्यक्रम के तहत काले हिरण को उनके प्राकृतिक पर्यावरण में लौटाने की पहल की जा रही है। कुल 77 काले हिरण हस्तांतरित किए गए हैं। कुल जो है कितने? 77 काले हिरण को ट्रांसफर किया गया है, जिसमें से 50 राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली से और 27 कानन पेंडारी प्राणी उद्यान बिलासपुर से। ठीक, सेकेंड पॉइंट कहाँ पड़ता है कि जो ये कानन पेंडारी प्राणी उद्यान है ये कहाँ पर है? बिलासपुर में है। ये भी याद रखिएगा। 1970 के दशक में शून्य संख्या के बाद अब बारन वापारा में लगभग 190 काले हिरण मौजूद हैं। कितने नंबर हैं? 190 काले हिरण मौजूद हैं। गोमरधा वन्यजीव अभ्यारण्य रायगढ़ में है। पहले आप ये याद करिए कि जो ये गोमरधा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये रायगढ़ में है। जैसे अन्य पारिस्थितिक तंत्रों में लागू करने की योजना है, जैसे अन्य घास पारिस्थितिक तंत्रों में लागू करने की योजना है। बात समझ आ रही है? अच्छा, थोड़ा पढ़ते हैं लोग काला हिरण है क्या। तो ये काला हिरण भारत के घास पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक प्राणी है। यह मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, नेपाल में पाया जाता है। यह प्रमुख पर्यावासों में वेलादर ब्लैक बक अभ्यारण्य गुजरात में पड़ता है, पॉइंट कैलीमेयर तमिलनाडु में और ताल छपार राजस्थान में शामिल है। देखिए, ये जो ताल छपार है राजस्थान में ये याद करना है अपने आप को, पॉइंट कैलीमेयर तमिलनाडु में ये याद करना है, और वेलादर ब्लैक बग अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना हम लोग के लिए, हटाइए इसको। इसमें इसी वाले करंट अफेयर में ना एक पॉइंट आया है हम लोग के पास, प्रोजेक्ट टाइगर। क्या आया है? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत सरकार की एक प्रमुख संरक्षण योजना है। इसकी शुरुआत इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को। और देश भर में 58 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 58 टाइगर रिजर्व हैं। बात समझ आ रही है? चलिए, तफ्तान ज्वालामुखी
क्या नाम है? तफ्तान ज्वालामुखी 7.1 लाख वर्ष बाद सक्रियता के संकेत मिले। अच्छा है क्या ये? देखिए, दक्षिण ईरान का तफ्तान ज्वालामुखी, पहला पॉइंट तो यहीं बन गया कि जो ये तफ्तान ज्वालामुखी है कहाँ, वो है दक्षिण ईरान में। कहाँ पर है? दक्षिण ईरान में, जिसे अब तक विलुप्त माना जा रहा था, पुनः सक्रियता के संकेत दिख रहे हैं। तफ्तान क्या है? तफ्तान एक स्तरीय ज्वालामुखी है। क्या है? स्तरीय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई 39-40 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित है। ठीक, यहाँ एक पॉइंट आया है स्तरीय ज्वालामुखी, ये है क्या? देखिए, स्तरीय ज्वालामुखी होता क्या है? ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो पिछले विस्फोट से निकली राख, लावा और अन्य पदार्थों से बने होते हैं। यह बहुत खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि इसमें पहले से अधिक राख तथा गैस होती है। बात समझ आ रही है? मतलब जो ये स्तरीय से ज्वालामुखी से मान लो ये ज्वालामुखी है, ये कभी फटा होगा तो ये लावा सब इकट्ठे हुए होंगे यहाँ से। ठीक, तो इन लावा जो इकट्ठा हुए ना, ये जो लावा इकट्ठा हुए ये खुद एक ज्वालामुखी का रूप ले लिए। ठीक, अब जिसके अंदर पहले से ही राख है, गैस है, तो वो अन्य ज्वालामुखी की तुलना में अधिक खतरनाक होगा। बात समझ रही है चीज़ों को? ठीक, तो इस तरह ज्वालामुखी क्या होते हैं? ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो पिछले विस्फोट से निकली राख, लावा और अन्य पदार्थों से बने होते हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि इसमें पहले से अधिक राख और गैस होती है। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मारकंडा नदी प्रदूषण पर एनजीटी की रिपोर्ट मांगा गया है। ठीक है, मारकंडा है क्या? अपने को बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, अपने को मतलब किससे है? मारकंडा से और एनजीटी से। ठीक, देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सिरमौर के उपायुक्त से मारकंडा नदी में प्रदूषण पर विस्तृत रिपोर्ट मांगा है। अच्छा, आगे देखते हैं। ये सब हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए है क्या? मारकंडा नदी, ये नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा। मारकंडा नदी जो है वो घग्गर की सहायक नदी है जो शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर हिमाचल और हरियाणा से होकर बहती है। ठीक, बात समझ रही है? जो मारकंडा नदी है वो घग्गर नदी की सहायक नदी है जो शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर हिमाचल और हरियाणा से होकर बहती है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। यह में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हेतु की गई थी। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना जनसंख्या में गिरावट का आकलन हुआ है। इंपॉर्टेंट है क्या? कि 15 अक्टूबर 2025 को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? 1992 में के अंतर्गत एक रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में हाथियों की संख्या 22,446 है। इंपॉर्टेंट है, हाथियों की संख्या 22,446 दर्ज की गई है जो 2017 की तुलना में 25% कम है, डाउन हुआ है। समझ आ रही है? जो 2017 की तुलना में 25% कम है। ठीक, डीएनए आधारित तकनीक पर किया गया है। बाघों की गणना में प्रयुक्त एक तकनीक होती है, इसे बोलते हैं मार्क रिकैप्चर पद्धति के माध्यम से 4065 हाथियों की डीएनए प्रोफाइल तैयार की गई है। कितनी? 4065 हाथियों की डीएनए प्रोफाइल तैयार की गई है। ठीक, बाकी ये सब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब आते हैं हम इस पे। ये देखिए है क्या? एक पॉइंट है यहाँ पे, लेसर फ्लोरिकन की आबादी में गिरावट आई है। लेसर फ्लोरिकन की आबादी में आई है गिरावट। अच्छा, पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ये लेसर फ्लोरिकन है क्या चीज़। देखिए, ये है लेसर फ्लोरिकन, यही है। देखिए ये कौन है? ये है लेसर फ्लोरिकन। अच्छा, इन्हें हम लोग चीनी मोर या खरमोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? चीनी मोर और खरमोर भी कहते हैं। अच्छा, यह छोटी, पतली और अत्यधिक संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति है।
क्या है? छोटी है, पतली है और अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति है। अच्छा, यह भारत के घास के मैदानों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भारत के घास के मैदानों में पाई जाती है। और जो यह है ना, जो ये आपकी लेसर फ्लोरिकन है, ये बस्टर्ड परिवार में सबसे छोटा मेंबर है। ठीक, जो यह बस्टर्ड परिवार में सबसे छोटा मेंबर है। अच्छा, इनको प्रजनन काल में अपने शानदार उछाल वाले प्रदर्शन के कारण इन्हें जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखिए, इनको केवल प्रजनन काल के दौरान ही देखा जा सकता है। फ्लोरिकन को केवल प्रजनन काल के दौरान ही देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कमी आई है। 15 अक्टूबर 2025 को भारतीय वन्यजीव संस्थान WII द्वारा जारी अध्ययन में पाया गया है कि लेसर फ्लोरिकन की वैश्विक आबादी घटी है, जो केवल 150 से 200 रह गई है। कितनी रह गई है? मतलब एकदम खत्म हो चुके हैं, 150 से 200 रह गई है। जिसमें प्रजनन काल 2025 के दौरान गुजरात और राजस्थान में केवल 19 नर दर्ज किए गए हैं। ठीक, इनको हम लोग केवल प्रजनन काल में देख सकते हैं, और गुजरात और राजस्थान में प्रजनन काल 2025 के दौरान केवल 19 नर दर्ज किए गए हैं, केवल 19 मेल पाए गए हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, प्रवास पैटर्न क्या है इनका? टेलीमेट्री अध्ययनों से पता चला है कि ये पक्षी अजमेर से दक्कन क्षेत्रों तक लगभग 1500 किलोमीटर प्रवास करते हैं और प्रतिदिन 20 से 27 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ठीक, यह भारत में पाई जाने वाली 3 स्थानिक बस्टर्ड प्रजातियों में से एक है, सबसे छोटी है। बस समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। भारत के 3 प्रमुख बंदरगाह बने क्या? ग्रीन हाइड्रोजन हब। कौन कौन से? देखिए, गुजरात के दीनदयाल पोर्ट, तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरनार पोर्ट और उड़ीसा का पारादीप पोर्ट। ये क्या बन गया है? ग्रीन हाइड्रोजन हब बन गया है। बात समझ आ रही है? कौन कौन से? गुजरात के दीनदयाल पोर्ट, तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरनार पोर्ट और उड़ीसा का पारादीप पोर्ट। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या बनने का? राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत को हरित हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव जैसे अमोनिया के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना चाहता है। ठीक, देखिए, दीनदयाल पोर्ट है कहाँ? गुजरात में। तो दीनदयाल पोर्ट पर जुलाई 2025 में देश का पहला 1 मेगावाट पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ, जो पूर्णतः मेक इन इंडिया इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक से संचालित है। बात हमारे इंपॉर्टेंट है कि दीनदयाल पोर्ट पर जुलाई 2025 में देश का पहला 1 मेगावाट पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ, जो पूर्णतः मेक इन इंडिया इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक से संचालित है। ठीक, अच्छा, ये क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बड़ा? कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है? भारत सरकार ने 2023 में, कब? 2023 में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया, जिसका लक्ष्य था 2030 तक भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना। सॉरी, ठीक है, बात समझ आ रही है? कब शुरू हुआ था? 2023 में, और कब तक बनाना था? 2030 तक। ठीक, आगे चलते हैं। CREA रिपोर्ट में वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर, CREA इसका फुल फॉर्म पूछता है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डेटा पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें इंडो गैंगोटिक मैदान के शहरों के PM 2.5 सांद्रता का विश्लेषण किया गया। वाराणसी को IGP के 17 शहरों में सबसे कम PM 2.5 सांद्रता के साथ इनको मिला है पहला स्थान। ठीक, सिलीगुड़ी और प्रयागराज को मिला है, दोनों सेम रैंक पे हैं, इनको मिला है सेकंड स्थान, सिलीगुड़ी प्रयागराज को। कोलकाता को मिला है तीसरा स्थान। ठीक, और गाजियाबाद जो है सबसे प्रदूषित शहर है। बात समझ आई?
अच्छा, वायु प्रदूषण और PM 2.5 क्या है? वायु प्रदूषण में ठोस, द्रव, गैस, ध्वनि और रेडियोधर्मी तत्वों की हानिकारक सांद्रता शामिल होती है। इसमें कणीय पदार्थों, कौन से कणीय पदार्थ सबसे खतरनाक माने गए हैं? कण जो होते हैं वो फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। घड़ियाल ग्रीन स्टेट असेसमेंट IUCN द्वारा पहली बार जारी किया गया, सॉरी पहली रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक। घड़ियाल ग्रीन स्टेटस असेसमेंट किसने किया? IUCN ने। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। कब हुई थी? 1948 में, ठीक। IUCN ने घड़ियाल की पहली ग्रीन स्टेटस असेसमेंट रिपोर्ट जारी की, जिसमें इसे गंभीर रूप से क्षीण, मतलब गंभीर रूप से समाप्त रूप के रूप में वर्गीकृत किया है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान घड़ियालों का अंतिम प्रमुख आश्रय स्थल है, जहां कई हजार घड़ियाल पाए जाते हैं। 1989 में स्थापित चंबल अभयारण्य वन में घड़ियालों की प्रजनन योग्य संख्या वाला एकमात्र स्थल है। यहाँ गंगा डॉल्फिन और रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल का भी संरक्षण किया जाता है। वर्तमान में वन में लगभग 681 वयस्क घड़ियाल हैं, जिसमें से 80% चंबल नदी में है। WWF इंडिया के अनुसार केवल 0.5 युवा घड़ियाल ही वयस्क अवस्था तक पहुंच पाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टूडेंट बना के आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि केवल 0.5 युवा घड़ियाल ही वयस्क अवस्था तक पहुंचते हैं। 1970 के दशक तक यह प्रजाति अपने ऐतिहासिक क्षेत्र से 98% हिस्से तक विलुप्त हो चुकी थी। देखिए, घड़ियाल परियोजना कब लाया गया था? 1975 में। इंपॉर्टेंट है, घड़ियाल परियोजना कब लाया गया था? 1975 में। बस समझ आ रही है? चीज़ें समझ में आ गई? चलिए, हम लोगों ने क्रॉनिकल मैगजीन का हम लोगों ने पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने कवर किया। इसमें हम लोगों ने करंट अफेयर प्लस स्टैटिक दोनों को हम लोगों ने कवर किया। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ऐड हो जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।